हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस चल रहा था। ठीक है, रिलेशंस हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट वीडियो में, फंक्शन सेकंड में। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं और हम उनका ग्राफ बना के देखेंगे कि उनका ग्राफ कैसा बन रहा है, क्या शेप बन रहा है ग्राफ पर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस करेंगे अब हम एक एक करके। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन है जिसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखो ये होता क्या है, इसकी देखो डेफिनेशन क्या लिखी है। रियल फंक्शन एक रियल फंक्शन है, एफ आर टू आर है, रियल नंबर से रियल नंबर जो है डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया है ऐसे। देखो एफ एक्स बराबर है एक्स, एफ एक्स किसके बराबर आ रहा है? एक्स के ही बराबर आ रहा है। फॉर ईच एक्स एलिमेंट ऑफ आर, हर एक एक्स में जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या है? एलिमेंट ऑफ आर, मतलब रियल नंबर ही पुट करना है आपको। इस कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, यही हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। आर से आर है, देखो फंक्शन कैसे दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमने पहले भी डिस्कस किया था फंक्शन में क्या होता है, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट होता है और ये इमेज। जैसे अगर मुझे कोई बोले 1 की इमेज निकालो तो मैं क्या करूँगा, एफ की इसकी जगह पे 1 डाल दूंगा, 1 आएगा। तो आंसर में क्या आएगा? देखो एक्स की 1 पुट करने में 1 ही आ जा रहे हैं। तो ये इसकी इमेज है। एफ की जगह 2 पुट करो, और अगर 2 पुट करोगे एक्स की जगह तो 2 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स ही कुछ करना ही नहीं है। अगर एक्स प्लस कुछ होता तो ऐड करता है, जो भी करते कुछ है ही नहीं, तो वही हो गया। तो एक्स की इमेज एक्स ही है, तो 1 की इमेज 1 आएगी, 2 की इमेज 2 आएगी, 3 की इमेज 3 आएगी। और जो बीच के डेसिमल, क्योंकि रियल नंबर्स लिए तो सारे रेशनल चाहिए, रेशनल 1.2 वो बीच में आप एफ 1.2 भी डाल सकते हो, या कोई फ्रैक्शन नंबर, उसका भी आंसर इतना जाएगा 1.2 ही आ जाएगा, कि एक्स की जगह वो पुट करोगे वही आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है सेम वही उसकी इमेज आ जा रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, देखें इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो देखो इसमें दो एक्सिस होते हैं ग्राफ में, ये एक्स एक्सिस है मेरा, एक्स एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस से हो गया, और ये क्या हो गया मेरा वाई डैश, और ये वाई 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 डैश। तो एक एक्सिस में हमको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, एक एक्सिस में इमेज। तो जो हमारा एक्स एक्सिस है यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट रहते हैं, वाई में क्या होगा? इमेज। वाई में क्या रहेगा? इमेज। मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, क्या है? एक्स। जो ये एक्स है, चलो यहाँ देखो, जो ये एक्स है, ये वाला एक्स जो हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस में डिनोट कर रहे हैं हम इसको, किसमें? एक्स एक्सिस में। ठीक है, जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम इसमें, 1 पुट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। आ क्या रहे हैं आंसर में? जो इमेज आई है, ये जो आंसर होता है इमेज, इमेज को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमेज, इमेज को, इमेज ऑफ एक्स, जो हमारी इमेज आएगी वो किस में है? वो वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर्स आएंगे, मतलब देखो ये चीज़ है हमारी वाई एक्सिस में, मतलब ये है कि एफ एक्स ही तो है, तो एफ एक्स हमारा वाई एक्सिस में रहेगा। ठीक है, सिंपल सा है। एक्स हमारा इस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में, और जो एफ एक्स आ रहा है फंक्शन का आंसर, एफ एक्स की वैल्यू, वो वाई एक्सिस में है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस में है, ये जो सॉरी सॉरी ये वाला एक्स नहीं, ये जो है ये एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और जो इसका आंसर आएगा ये, या इधर वाला ये पूरा कहता है, दोनों एक ही चीज़ है, ये हमारा वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। देखो पहले एक्स की 1 पुट करो, कितना आ रहा है आंसर? एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर भी 1 ही आ रहा है ना, एफ एक्स की वैल्यू भी 1 आ रही है। एक्स इक्वल टू 1 पुट करो, एफ एक्स कितना जा रहा है? 1, तो यहाँ पे मैंने 1 ला दी 1 पे। एक्स 2 रखो तो वाई भी कितना जा रहा है? 2। एक्स 3 रखो तो वाई भी कितना आ रहा है? सेम आ जा रहा है 3। और बीच के पॉइंट रखोगे तो वो भी यहाँ पे ऐसे कुछ ना कुछ आते रहेंगे, जो वैल्यू रखोगे वही वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो ये अगर इसको गौर से देखोगे तो क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन बनेगी ये, 4 पे 4 हो जाएगा, फिर 5 पे 5 हो जाएगा, ऐसे करके ये सारे पॉइंट ऐसे जुड़ जुड़ के क्या बनेंगे? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, सेम ऐसे जगह यहाँ देखो, ये -1 है, -1 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। -2 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा? -2। -3 का आंसर कितना आएगा? -3 आएगा। तो यही लाइन कंटिन्यू नीचे को भी बन रही है सेम ऐसे। तो ये बन क्या रहा है? अगर आप हर चीज़ देखोगे, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जो ओरिजिन से गुजर रही है, सीधी लाइन। ठीक है, तो यहाँ देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ देखो, तो जो ये है, ये एफ एक्स, ये पूरा ये हम वाई एक्सिस में डिनोट कर रहे हैं, तो इसकी जगह पे आप वाई लिख सकते हो। ठीक है, एफ एक्स जो भी है ये क्या है? वाई है, तो ये आ गया वाई इज इक्वल टू एक्स। ये है हमारी लाइन की इक्वेशन। ठीक है,
अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस में क्या है, एफ एक्स है, तो मैंने एफ एक्स की जगह पे वाई रख दिया। तो वाई इक्वल टू एक्स बोलो, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ, चाहे एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ, करो एक ही बात है, ठीक है, कि एफ एक्स जो चीज़ है, ये एफ एक्स वो हम वाई एक्सिस में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे मैंने वाई लिख दिया। ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। अगर कोई बोले इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ, या कोई बोले वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ, तो ऐसा सेम बनेगा ऐसा, ठीक है। तो ये देखो कैसा बन जा रहा है, अगर हम इन सारे लाइनों को, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने, तो ये क्या बन जा रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि क्या है, सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, ऐसे मैच करिए, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि हमारी सेंटर से पास हो रही है, ऐसे सेंटर से गुजरती हुई लाइन, क्योंकि 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आ रहा है आंसर, 2 पे 2, सेम ऐसे ही 10 पे आंसर 10 आना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगी उस तो वही आंसर आ रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कैसा बना है, ग्राफ कैसा बना है, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ का नीचे कैसा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। ग्राफ का शेप है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। सेकंड देखो, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि डोमेन क्या है। डोमेन वो होता है जिस जिस वैल्यू के लिए इमेज आए। अब बताओ इस x में हम क्या क्या रख सकते हैं कि कुछ ना कुछ y मिले हमें, हर वैल्यू आर, सारे आर। देखो आप इसमें 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 5 4 इनफाइनाइट तक कुछ भी पुट करते रहो, -1 -2 -3 सब पुट करो, कुछ ना कुछ इरेशनल नंबर पुट करो, या उनके बीच का कोई रेशनल नंबर 1 2 के बीच में या 3 4 के बीच में, सब में कुछ ना कुछ आपको एक आंसर तो मिल ही रहे ना। मतलब हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि कुछ नॉट डिफाइंड आ जा रहा है। तो इसका डोमेन क्या है, हमारा डोमेन आर है, ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए तो देखो x की जो वैल्यूज है ना, वो डोमेन है। देखो 0 पे डिफाइन है, 1 पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, 2 पे भी कुछ आ रही है, 3 पे भी कुछ वैल्यू आ रही है, 4 पे भी कुछ आ रही है, 5 पे भी कुछ आ रही है। हर नंबर पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना ग्राफ के। देखो ग्राफ कहीं पे भी टूटा नहीं है, ऐसे नीचे को भी है, वो हर जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, ऐसे कहीं पे भी नॉट डिफाइन नहीं है ग्राफ, ठीक है। तो इसका मतलब डोमेन आर है। रेंज क्या होता है, रेंज वाई की वैल्यूज होती है जो हमें आंसर में मिल रहा है, मतलब ये क्या क्या आंसर्स आए वो रेंज है। अब देखो आंसर्स आए तो वाई एक्सिस के हिसाब से देखो, देखो 0 भी आए ना एक बार, ये 1 को आगे बढ़ाओ, देखो 1 भी क्रॉस कर रहा है कहीं ना कहीं, 2 भी क्रॉस कर रहा है, 3 भी क्रॉस कर रहा है ग्राफ को, 4 भी क्रॉस कर रहा है, 5 भी, ये भी, सब देखो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू है ऊपर को, यहाँ से लेके ऊपर तक हर पॉइंट पे ग्राफ कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा। इसमें पता 0 से लेके इन्फिनिटी तक सब नंबर आंसर्स आ रहे हैं किसी ना किसी के। अब यहाँ देखो नीचे को देखो, वाई एक्सिस में -1 -2 -3 -4 सब सबके सब ग्राफ क्रॉस करेंगे अगर सीधे उनको आगे बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब y की हर वैल्यू, y की हर वैल्यू किसी ना किसी की तो इमेज है, ठीक है। तो इसका मतलब रेंज भी यह है, मेरी पूरी R है। और यहाँ तो क्योंकि इक्वल ही है दोनों, तब तो वो तो है ही सेम कि 1 की 1 वैल्यू है, 2 की 2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो x कहाँ से कहाँ तक के लिए डिफाइंड है ग्राफ, वो हमारा डोमेन होता है। और जो हमें रिजल्ट में आंसर मिलने की ग्राफ भी वाई के लिए कहाँ से मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमारी रेंज होगी, ठीक है। तो ग्राफ देख के भी हम रेंज और डोमेन बता सकते हैं। तो ये क्लियर है। चलो अब एक सेकंड फंक्शन देखते हैं, इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, हमारा सेकंड क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। देखो कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन क्या कह रही है, सेम वही पहले से आपको पता है। देखो क्या R2R है हमारा, हम ये फंक्शन से डिस्कस कर रहे हैं, R2R है। एफ एक्स बराबर कितना दिया, एफ एक्स इक्वल टू सी है, ठीक है? आगे लिखे एक्स एलिमेंट ऑफ आर है, वो होना ही चाहिए क्योंकि R2R है, तो हमारा ये जो है ये क्या है, इसी का एलिमेंट होना चाहिए एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर सी है, और सी एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक फिक्स नंबर है, वो चेंज नहीं कर रहा है बार बार, ठीक है, किसी फंक्शन के लिए वो फिक्स है। तो देखो हमारा फंक्शन ऐसे दिया मुझे, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये हम एक्स की अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं, तो हम एक्स को कहाँ दिखाते हैं, एक्स एक्सिस में। तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये हमें एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। जैसे ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स हम दिखाते हैं वाई एक्सिस में, ये जो वाई एक्सिस है हमारा, ये वाला जो एक्सिस है ये वाई, ये हमारा एफ एक्स को डिनोट कर रहा है, एफ एक्स की वैल्यूज बता रहा है, ये एक्स की वैल्यूज, एक्स ये रखने पे एफ एक्स कितना आ रहा है, उसकी वैल्यूज हमारा फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू 2 पे, वो हमारा वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, ये ऐसे डिफाइन है, सी ए कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एफ एक्स को हम कहाँ पे डिनोट करते हैं, वाई पे। तो अगर आप कभी वाई इक्वल टू सी का ग्राफ बनाना चाहोगे, वो भी सेम बनेगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। क्योंकि एफ एक्स जो ये चीज़ है, ये टर्म,
इसको वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है। तो वाई इज इक्वल टू सी का ग्राफ बनाना है एक तरीके से हमको, ठीक है। तो सी एक कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ एक कांस्टेंट फंक्शन ले रहा हूँ मैं कह रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू 3 है मेरा, ठीक है। अब 2 3 कुछ भी ले, कांस्टेंट लेना है 3, मतलब ये y है क्योंकि y इक्वल टू 3, दोनों में से कोई सा भी बोलो, इसका ग्राफ बनाना है आपको। देखो y इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना आपको आता ही है, नहीं भी आता तो देखो ऐसे कर सकते हो। पहले x की जगह 0 पुट करो, इतना आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 x है ही नहीं, तो आप यहाँ पे तो पुट ही नहीं कर पाओगे। तो आप 0 पुट करो, f0 कितना आएगा। चलो इसको y को थोड़ी देर हटा देता हूँ मैं। y इक्वल टू 3 का भी ग्राफ सेम ही बनेगा। f इक्वल टू एक्स की जगह मैंने 0 डाल दिया, यहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ 0 डाल दो। अब x है ही नहीं तो 3 का 3 रहेगा, कहीं पर x होता तो वहाँ पे हम 0 पुट कर देते। तो f0 3 है, मतलब जो 0 है उसका आंसर 3 आ रहा है। अब f1 की वैल्यू बताओ, x की जगह पे 1 डाल दो, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 1 पुट कर दो। 1 x है ही नहीं है तो पुट ही नहीं कर पाओगे, f1 भी 3 आ गया। तो सेम ऐसे ही f2 भी कितना आएगा, 3 आएगा। जब x है ही नहीं तो रैप कहाँ पाएंगे आप। नेगेटिव के लिए भी सोचो तो अगर f -1 भी पुट करोगे तो 3 आएगा। तो अब x की वैल्यू कुछ भी चेंज करते रहो, आंसर हमेशा 3 ही आएगा। एफ एक्स की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, जितनी है उतनी रहेगी, बदलेगी नहीं। तो यहाँ पर 3 है तो 3 ही रहेगी। तो 1 डालने पे भी 3 आएगा आंसर, 2 डालने पे भी 3 आएगा, 3 डालने पे भी 3 आएगा। कुछ भी डालो आप, एक्स की वैल्यू नहीं बदल रही है, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू नहीं बदल रही, वाई हमेशा 3 आ रहा है। इसके बीच में कुछ डेसिमल में डाल दो वैल्यू, वो भी कितना आएगा, 3 ही आ रहा है ऐसे करके। तो ये हर जगह किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एक्स पे चेक करोगे आप, आंसर आपको 3 ही मिलेगा। वैल्यू चेंज, एफ एक्स की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है। तो क्या करो, अब इनको सबको ज्वाइन कर रही पॉइंट्स को, ठीक है। तो आपको एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ रही, तो ये किसका ग्राफ आ गया है, कांस्टेंट फंक्शन। लेकिन ये कौन सा है, ये एफ एक्स इक्वल टू 3 का ग्राफ है, सी का नहीं है, 3 का, ठीक है। या वाई इज इक्वल टू 3 भी बोल सकते हो, ये वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू सी का ग्राफ हो गया। अगर मुझे y इक्वल टू सी का बनाना हो तो मुझे c की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। अब मुझे c की वैल्यू नहीं पता है तो मैं कहाँ बनाऊँ उसको, ठीक है। तो अगर ऐसे रैंडम y इक्वल टू सी की वैल्यू बनानी, सपोज मैंने यहाँ पे बना दी, तो एक ग्राफ ये बना दिया मैंने। अब c पॉजिटिव है नेगेटिव है ये भी नहीं पता है मुझे, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो नीचे वो बनेगा कहीं, मैंने ऐसे ऊपर बना दिया, कहीं कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी। तो मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू सी का ग्राफ है, कहीं पर भी बना दो उसको। और यहाँ पर ये 1 2 3 में देखो, यहाँ पर जो भी इस पॉइंट को सी लिख दिया मैंने। ये जो हाइट है सी है, ठीक है। अगर 3 होगी तो यहाँ पे बनेगा, 4 होगा तो ऊपर बनेगा। पता है ये सी ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, हमारी सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा वो। अगर सी नेगेटिव है तो नीचे बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिया था। अगर सीधे एफ एक्स इक्वल टू सी का ग्राफ बनाना है, कोई बोले एफ एक्स इक्वल टू सी का ग्राफ बनाओ, सी कांस्टेंट है, तो आप ऐसे बनाओगे, जैसे ये ऐसे ऐसे बनाया और यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे इसके पैरेलल एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी और यहाँ पे सी लिख दिया। तो ये एफ एक्स इक्वल टू सी का ग्राफ है, ठीक है। अब सी की वैल्यू के हिसाब से हम उसको वहीं पे बनाएंगे। अगर वैल्यू पता होगी तब आप एग्जैक्टली वहीं पे बनाओगे जहाँ पे बनेगा वो, वरना सिर्फ बिना वैल्यूज देखे ऐसे छोड़ दूंगे, ठीक है। एक्स की जाए तो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे तो रख दो, कोई बात नहीं है ऐसे। लेकिन सी एग्जैक्टली यहाँ पे है हमें नहीं पता, जब तक वैल्यू ना पता हो तो उस पर ऐसे छोड़ देंगे हम। अगर नेगेटिव है तो नीचे पे आएगा, पॉजिटिव तो ऊपर पे आएगा, सी 0 है तो बीच में आएगा बिल्कुल इसी के ऊपर, ठीक है। तो ये ग्राफ आ गया हमारा। अभी काम करते हैं डोमेन और रेंज की बात कर लेते थे। वो डोमेन तुम्हें पता ही है, ऐसी कौन सी वैल्यू जो नहीं पुट कर सकते, क्या कहीं पर नॉट डिफाइन हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। आप ये एक्स से कुछ भी पुट करते रहो, 0 1 2 3 4, रेशनल पुट करो, रेशनल पुट करो, कुछ भी कोई भी रियल नंबर पुट करो, आपको 3 आंसर मिल रहा है। मतलब डोमेन में आप कुछ भी रख सकते हो, डोमेन मेरा आर है। रेंज क्या होता है, जो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक्स में तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, हर जगह कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है। और वाई की बात करते हैं कि हर जगह वैल्यू आ रही है कुछ ना कुछ, नहीं, आंसर में हमेशा क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है और कुछ नहीं है। देखो 4, अगर मैं 4 को आगे बढ़ाऊँ कहीं ग्राफ को टच कर पा रहे हैं, नहीं। 5 को आगे बढ़ाऊँ ग्राफ को टच कर पाएगा, नहीं। 2 को आगे बढ़ाऊँ ग्राफ को टच कर पाएगा, नहीं। लेकिन यहाँ 3 को आगे बढ़ाओ तो ग्राफ को हर जगह टच करता है, मतलब हर जगह उसकी वैल्यू क्या है, 3 ही है। मैंने पिछले ग्राफ में बताया था, अगर आप ऐसे ऊपर को टच करते हैं ग्राफ को तो वो एक्स की वैल्यूज बताता है, ऐसे में टच करता है ग्राफ को तो वाई की वैल्यूज बताता है। तो वाई की वैल्यू कहीं टच ही नहीं हुई, मतलब वाई का कोई आंसर नहीं आ रहा। सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करो, इस वाले की, तो रेंज क्या है, सिर्फ एग्जैक्टली 3 है रेंज, कि कुछ भी वैल्यू रखो आंसर में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है मुझे। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, 0 से लेकर 3 तक सब आ रहा, नहीं, सिर्फ एक नंबर आ रहा है 3। तो रेंज ऐसे लिखेंगे, इस सेट में अब क्या होगा, सिर्फ एक ही नंबर है 3, ऐसे। ये रेंज क्या है मेरी, 3, क्लियर है। अब देखो ये डोमेन और ये रेंज जो मैंने 3 लिखी है, ये किसके लिए लिखी है, एक पर्टिकुलर इस एग्जांपल के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी मेरी, इसकी रेंज हो जाएगी, तो आप कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं रेंज हमेशा एक ही नंबर आएगा जो कि सी होगा।
अब वो सी पे डिपेंड करेगा क्या है, जैसे इस एग्जाम्पल में 3 हो गया, अगर सी की वैल्यू कुछ और होगी तो वो उतना हो जाएगा। ये मेरी रेंज है इसकी, और डोमेन क्या है, आर है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट ग्राफ जो एफ एक्स इक्वल टू सी से डिफाइन होता है, जहाँ पर सी कांस्टेंट हो और एक्स क्या है, आर का एलिमेंट है, तो वहाँ का डोमेन आर है, मेरी रेंज सी है, सिर्फ सी पर्टिकुलर एक नंबर। ये ग्राफ ऐसे बनेगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो नेचर ऑफ द ग्राफ ऐसा हो गया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, सॉरी वाई नहीं, एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हमारा। देखो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी आर टू आर है, रियल फंक्शन है। तो डोमेन हमें पता ही है, डोमेन ये होती है हमारी, आर है डोमेन, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन हमारी आर है। अब देखो एफ एक्स है, ये एक्स एक्स की अलग अलग वैल्यू हम वहाँ से निकालेंगे, जैसे एफ वन बताओ, एक्स सी के वन पुट करो, मतलब इतना आएगा, वन का स्क्वायर वन आ गया, तो वन रखने पे आंसर वन आता है। ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है, क्योंकि एफ एक्स को हम इस एक्सिस में डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे पहले भी डिस्कस किया था, एफ एच सी, ये पे क्या लिख दो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, ठीक है। सीधे वैल्यू शूट करते हैं, देखो y इज इक्वल टू एक्स में सपोज ये 1 2 3 4 ऐसे ले लो, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज यहाँ आ रहा है ऐसे ऊपर को, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -1 से ऐसे -1 -2 एंड सो ऑन, यहाँ तक भी। चलो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब एक काम करते हैं, एक्स के अलग वैल्यूज पुट करते हैं। पहले जीरो पुट करो, जीरो पुट करने पे कितना आएगा, देखो ऐसे एक्स से जीरो पुट करो तो y कितना आएगा, पुट करो इसमें जीरो, जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो, तो जीरो ही आ गया। वन पुट करो, एक्स वन पुट करो, कितना आएगा भाई, एक्स वन पुट करो, वन का स्क्वायर वन आ गया। एक्स टू पुट करो, वाई कितना आएगा, टू का स्क्वायर फोर आ गया। ऐसे तो ये पॉइंट, इन पॉइंट को बनाते देखो, जीरो को मैं जीरो ये हो गया, वन पुट करने पे वन आ रहा है, ये आ गया, टू पुट करने पे फोर आ रहा है, देखो ये कितना हाइट ऊपर चली गई है, फोर यहाँ है, ठीक है। तो देखो पहले थोड़ा सा बढ़ा, फिर अचानक कितना बढ़ गया, थ्री पुट करने पे थ्री का स्क्वायर नाइन, देखो ये एट से भी ऊपर चले जाएगा ये थ्री। अगले स्टेप में देखो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पर नहीं पहुँच जाएगा, नाइन पे, फोर पे तो फिर 16 पहुँच जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर, बोर्ड से भी ऊपर चला जाएगा। तो बहुत पहले धीरे से बढ़ रहा है, फिर अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सेम ऐसे देखो -1 पुट करो इसमें, जब एक्स -1 होगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, -2 पुट करो, कितना जाएगा, 4, प्लस का 4, -3 का स्क्वायर, प्लस का 9। तो नेगेटिव में भी जब पुट करोगे आप, तो उसके आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर -1, सॉरी +1, -2 का स्क्वायर +4, -3 का स्क्वायर वही +9। जो इस साइड बन रहा है सेम इसी की टू कॉपी इस साइड बन रही है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको ज्वाइन करके बनाना चाहूँ तो ये कैसा बनेगा, देखो जीरो से पहले ये वन की तरफ गया ऐसे, हमें बी के नंबर्स भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसी से हमें ग्राफ का शेप पता चलेगा, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। ये लगभग ऐसे जा रहा है, फिर सीधे 9 को जाएगा, फिर सीधे ऊपर को ऐसे, और क्योंकि सेम इधर को बनेगा इसका टू को भी, ये इधर को भी ऐसे है, सीधे ऊपर को जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे बनेगा, ऐसे ऊपर को जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। तो देखो ये ग्राफ का जो शेप बन रहा है ना, ये पैराबोलिक है, क्या है, पैराबोलिक, पैराबोला एक शेप है, पैराबोलिक कर्व है, या सिंपली बोल सकते हैं पैराबोला बन रहा है। आगे जब आप कोनिक सेक्शन चैप्टर पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे इक्वेशन है पैराबोला की, ठीक है। तो ये पैराबोलिक कर्व बन रहा है, जो ये शेप बना है, इस शेप का नाम है बस पैराबोला। और देखो क्या है इसमें, डोमेन हमें पता ही है, डोमेन तो आर है, कि हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। डोमेन क्या है मेरी, आर है, वो तो हमारे सेट के हिसाब से पता है हमें, आर है फंक्शन के हिसाब से, सॉरी। रेंज क्या होगी, रेंज क्या होती है, जो जो आंसर्स मिल रहे हैं हमको, कहाँ से कहाँ तक के आंसर्स मिलेंगे इसमें, फंक्शन की जो वैल्यूज आ रही है, एफ एक्स की वैल्यूज, ठीक है। और ग्राफ की बात करूँ तो वाई की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आ रही है। अब देखो
ये y की वैल्यू देखो यहाँ 0 आई, 0 से 1 आई, उसके बीच की भी सारी वैल्यूज आएंगी, 1 से 4, 4 से 9 आज हो जाते हैं इन्फिनिटी को, ये तो ही सेम आ रही है, 0 के बाद ये भी 1 4 9 इन्फिनिटी तक। देखो 0 से वैल्यू बड़ी 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 इन्फिनिटी तक जा रही है, यहाँ पे भी 0 से ऊपर को ही बढ़ रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। नीचे वाले नंबर्स आ ही नहीं रहे, देखो नेगेटिव वाले कभी नहीं आ रहे, माइनस मेरा आंसर आया ही नहीं ना, देखो माइनस वाले अगर इसको ऐसे बढ़ाओगे ग्राफ को कभी नहीं टच करेंगे। नीचे को तो ग्राफ बना ही नहीं, सारा ग्राफ कहाँ बन रहा है, ऊपर को, 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारा ग्राफ बन रहा है इसी बीच में, यहाँ से लेके ऊपर तक को पूरा। तो ग्राफ कहाँ से बन रहा है, रेंज क्या है अब इसकी, रेंज 0 से है इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक। अब आर नहीं है, नीचे को नहीं बना ग्राफ, सारा का सारा ऊपर बन रहा है। उल्टे शब्दों में कह सकते हो आप, मतलब सॉरी अलग शब्दों में बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इसके लिए उसका ग्राफ नीचे को आया ही नहीं। तो 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होता है, 0 इंक्लूडेड है, हाँ 0 भी आ रहा है आंसर में, 0 का आंसर 0 आता है तो 0 भी आ रहा है, ऐसा वाला रेकर्ड भी ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारी रेंज हो गई 0 से इन्फिनिटी, 0 भी इंक्लूडेड है इसमें, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, हमने अभी तक एक्स स्क्वायर वाला देखा था, अब देखो एक्स क्यूब है, ठीक है, वही सेम आर टू आर ही बेयर फंक्शन है, एक्स एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए क्योंकि डोमेन हमारी आर है। तो देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि एफ एक्स को हम वाई एक्स में नोट करें तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो देख सीधे वैल्यू पुट करके आंसर देखते हैं, जब एक्स इक्वल टू 1 डालेंगे, 1 का आंसर कितना आएगा, देखो एक्स इक्वल टू 1 डाल रहा हूँ, वाई कितना आएगा 1 का क्यूब 1, ठीक है 1,1, एक्स की 2 पुट करो तो 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 3 पुट करो 3 3 जा 9 3 जा 27 आ गया, ये आ गया, ठीक है। 0 पुट करो, 0 का तो 0 आएगा, 0 का क्यूब 0, अब -1 पुट करो एक्स के, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब देखो ये नेगेटिव में ही आएगा, स्क्वायर पॉजिटिव आता है लेकिन पावर 3 है, और पावर है तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, -1 आएगा इसका आंसर। -2 का कितना आएगा, -8 आएगा, -3 का कितना आएगा, -27। क्यूब पॉजिटिव का पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का नेगेटिव आता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन पॉइंट को बनाने की कोशिश करते हैं, अगर आप 0 को मैं 0 तो यही हो गया, और देखो 1 पुट करने में 1 आ रहा है, 2 पुट करने पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, इतना ज़्यादा ये सीधे 2 में यहाँ पहुँच गया सीधे, कितना तेज़ी से भागा ब्रो ब्रा, 3 में सीधे 27, वो पता नहीं कहाँ बनेगा वो, अगर इतना ही ड्रॉ करना है ये तो 0 से तो 1 पहुँचा, कितना तेज़ी से भाग रहा है ब्रो वो सीधे ऐसे, रबर पूरा सीधे से भाग रहा है ऊपर पर, ठीक है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, एक्स स्क्वायर से भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर को भाग रहा है। अभी तक देखते हैं, -1 का आंसर -1 स्क्वायर में तो ऊपर को ही आता है, देखो इसमें नीचे को ही आ रहा है, -2 का -8 सीधे इतना नीचे पहुंच गया, फिर -3 का -27 नीचे चला जाएगा बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से ये सीधे -1 की ओर गया, और सीधे -8 सीधे -27 को जाएगा, उसके बाद इतने से में ये ऐसे भाग रहा है, ठीक है। तो ग्राफ ये ऐसा बन रहा है, यहाँ से ऊपर को यहाँ से ऐसे नीचे को, ठीक है। तो देखो इसमें डोमेन तो हमारा आर है, सिंपल सा डोमेन क्या है हमारा आर है। रेंज की बात करते हैं, रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, तो आंसर कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, देखो 0 से ऊपर को 0 से ऊपर को धीरे धीरे जा रहा है, ऊपर को 0 से तो ऊपर को जाते जा रहे हैं इन्फिनिटी को, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तो सब आ रहा है, 0 भी आ रहे हैं, नीचे नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, क्या इस बार नेगेटिव भी आ रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर में तो ऊपर ही चला गया था, ये दोनों साइड से ऊपर ही जा रहा था, इस बार नेगेटिव की साइड भी है, तो यहाँ के भी सारे नंबर इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो ऊपर के भी सारे नंबर नीचे के भी सारे नंबर 0 भी इन्वॉल्व है, मतलब पूरा का पूरा आर इन्वॉल्व है, तो रेंज भी हमारी इस बार क्या है आर है, ठीक है, रेंज भी है आर, डोमेन और रेंज दोनों आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट अपना हमारा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन पर डिस्कस करते हैं। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या दिखा है, वो सेम आर टू आर है, इसके डोमेन को डोमेन आर है, फंक्शन एफ एक्स ऐसे गिवन है हमें, देखो ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल एक्स एन एक्स रेज टू द पावर एन। देखो पहले एक ए नॉट है, एक कांस्टेंट नंबर है जिसमें वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, फिर एक्स की पावर 1 है, फिर एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर एन तक, ठीक है। तो ये जो ए नॉट A1 A2 A3 एन ये क्या है हमारे कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट सब क्या है बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर है सारे कोएफिशिएंट, ठीक है, ये रियल फंक्शन है। एन इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, एन क्या है मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका क्या मतलब हुआ नॉन नेगेटिव इंटीजर का, इसका मतलब जो नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव वाले छोड़ दो, इंटीजर्स में से नॉन नॉन नेगेटिव से नेगेटिव वाले नहीं हटा दो, तो नेगेटिव वाले हटा देंगे इंटीजर तो क्या बचते हैं 0 और पॉजिटिव वाले, मतलब 0 1 2 3 4 सो
मतलब ये सब चलेंगे। एन की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, मतलब एन की जगह -1 -2 पुट नहीं करना है, ठीक है। वो क्यों नहीं पुट करना है मैं बता देता हूँ। देखो एक्स की पावर एन है ऐसे ना, अगर एक्स की जगह मैं -1 पुट करता हूँ तो ये कितना आ जाता है 1/x, तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा कि एक्स ऐसे पावर कभी भी क्या नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जीरो भी चलेगा, ठीक है। देखो एक्स की पावर -2 पुट कर दोगे तो 1/x पर रह जाएगा, अगेन ऐसा टर्म पॉलिनोमियल में नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने बोला है नॉन नेगेटिव। जीरो चल जाता है क्योंकि एक्स की पावर जीरो कितना हो जाता है, सपोज ये 5 एक्स की पावर जीरो है, तो ये 5 इंटू एक्स की पावर जीरो 1 हो जाएगा, तो 5 आ गया। ये कांस्टेंट है पर ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल चल जाता है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे, इसके नेगेटिव वाले हटा के कह रहा है एन क्या है हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो एन तो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब देखो पॉलिनोमियल फंक्शन में होगा क्या, और एग्जाम्पल भी देखो ऐसे सोचो, एक एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, एन इक्वल टू 3 डाल दो इसमें, तो एफ एक्स मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, देखो ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x की मैं क्यूब तक ले रहे हैं क्योंकि पावर क्या है, सॉरी एन क्या है मेरा 3 है, तो ऐसा पॉलिनोमियल बनेगा। ये आपको बताइए एक भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर पावर 2 डालोगे एन की 2 डालोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर 4 डालोगे तो ऐसे ज़्यादा पावर वाला बनते चले जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अगर a1 a2 a3 की वैल्यू पुट कर दो तो देखो ऐसे बन सकता है, कोई भी कुछ भी रैंडम सा बन जाएगा। ये यही पॉलिनोमियल है अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ देखो इससे पहले जो आपने पढ़े थे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इनका ग्राफ भी पढ़े थे। ये भी क्या है एक तरीके के, ये भी पॉलिनोमियल ही हैं, ठीक है। और जो है एफ एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था, ये भी क्या है पॉलिनोमियल तो है, जो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, बाकी टर्म है ही नहीं, बाकी ज़ीरो हो गए वो, ये सब भी क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में देखो क्या है, क्योंकि वैसे भी गिवन है तो वो ये आर है, तो हम यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट करो आपको एक रियल आंसर ही मिलेगा, ना तो नॉट डिफाइन मिलेगा ना आपको कोई बाहर का आंसर आएगा, हमेशा कोई ना कोई रियल ही आंसर आएगा, ठीक है। पॉजिटिव आए नेगेटिव आए वो चलिए जीरो आ जाए या कोई इरेशनल नंबर आ जाए इरेशनल नंबर पे, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ आंसर आपको जरूर मिलेगा यहाँ से। तो इसका मतलब इसका डोमेन तो आर है, ठीक है, डोमेन क्या है मेरा, डोमेन आर है। और रेंज की बात करें, रेंज मैं बिना फंक्शन के नहीं बता सकता। देखो जैसे हमने देखा था एक्स में कुछ और रेंज आई थी, सारे आर आए थे, एक्स स्क्वायर की रेंज कुछ और थी, ठीक है, और एक्स क्यूब की रेंज आर थी फिर से, पर इसमें बाकी टर्म्स अभी ऐड भी नहीं हुए थे, ठीक है। अगर इसमें कुछ और ऐड कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए x+2, ठीक है, तो इसकी रेंज अरे चेंज हो जाएगी, और ग्राफ भी इसका चेंज हो जाएगा, ग्राफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना बहुत ईजी था, लेकिन अब मैं आपसे बोलूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x+2 का ग्राफ बनाओ ये, ठीक है, तो ये इतना ईज़िली नहीं बन पाएगा जैसे एक्स स्क्वायर का बना था, ठीक है। बट आपको ये पता है कि इसकी डोमेन तो आर है, और रेंज क्या होगी, रेंज ऐसे कुछ बाहर का नहीं आएगा, सबसेट ऑफ आर ही रहेगी, रेंज भी क्या रहेगी हमेशा सबसेट ऑफ आर। और रेंज क्या रहेगी ये हम बिना क्या कहते हैं बिना पॉलिनोमियल के नहीं बता सकते, एग्जैक्ट हमारे पास पॉलिनोमियल होना चाहिए तभी हम उसकी रेंज बता पाएंगे, ठीक है। तो इसकी डोमेन आर है और रेंज सबसेट ऑफ आर होगी डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि रेंज क्या है। खाली पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज नहीं बता सकता मैं, तो रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, फंक्शन पे डिपेंड करेगी, पर डोमेन आर रहेगी उसकी, क्लियर है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है ये तो हमने डिस्कस कर लिया। देखो हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं क्लियरली, पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने ये पढ़ ली कि जो डोमेन है मेरा, डोमेन तो क्या है मेरा, डोमेन किसके बराबर है, डोमेन आर के बराबर है। कोई भी रियल नंबर पुट करो कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें कोई ना कोई रियल नंबर आंसर में मिलेगा ही मिलेगा, एक रियल इमेज मिलेगी ही मिलेगी। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो डोमेन उसकी आर है, सारे रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। सवाल था रेंज का, तो रेंज हमने डिस्कस किया था कि रेंज हम पॉलिनोमियल जनरल ऐसे जनरली नहीं बता सकते कि पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज क्या होगी, ठीक है। कोडोमेन उसका रियल नंबर होगा, मतलब आंसर जो आएंगे वो रियल ही आएंगे, उसी का कोई सबसेट होगा, बट एग्जैक्टली क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। हमने डिस्कस किया था ये किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द फंक्शन इटसेल्फ, जो फंक्शन है उसी पे डिपेंड करेगा। तो जब तक हमें फंक्शन नहीं दिया होगा तब तक हम रेंज नहीं बता पाएंगे, हम ऐसे जनरली नहीं कह सकते कि ये रेंज है, फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि कैसा फंक्शन है, ठीक है। तो चलो रेंज डिस्कस करते हैं कि कैसे फंक्शन की रेंज कैसी होगी। तो देखो देखो अब देखो जनरल जो एक पॉलिनोमियल होता है वो ऐसे दिखेगा एफ एक्स बराबर
सपोज ऐसे ले लो आप, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या जाएगा उसका am कांस्टेंट। ऐसे ही होगा, x की पावर n है, फिर एक पावर कम है, फिर एक पावर कम है, इनमें से कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो है ये टर्म x की पावर n, ये हाईएस्ट पावर है इसमें ना, ये हाईएस्ट पावर है। तो ये जो n होता है मेरा, ये क्या होता है इसका, ये होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होती है, डिग्री, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। तो डिग्री के हिसाब से डिस्कस करते हैं कि हम कि क्या क्या होगा। तो यहाँ देखो, सबसे पहले देखो, अगर डिग्री 0 है, डिग्री क्या है मेरी, डिग्री, डिग्री के हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ अलग अलग पॉलिनोमियल। अब मान लो डिग्री 0 है, अगर डिग्री 0 है तो फंक्शन कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज कोई मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 5, ऐसे वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल की पावर 0, या फिर एक्स की पावर यहाँ पे 0 कह सकते हो, ये तो 1 ही हो गया, मतलब 5 हो गया। मतलब ये है क्या, सिंपली ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 0। तो ये तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही हो गया। क्या हो गया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ये हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पहले से भी पढ़ रखा है, कांस्टेंट फंक्शन के नाम से ना, उसमें हमने पढ़ा था, हमने ग्राफ भी बनाया था, हमने कहा था इसका ग्राफ ऐसे बनता है, जहाँ पे 5 है वहीं पे से सीधे ग्राफ बनता है। और इसकी रेंज क्या होती है, रेंज में, क्योंकि आंसर में सिर्फ एक ही एलिमेंट मिल रहा है बार बार 5, इसकी रेंज सिर्फ 5 है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि डिग्री एन, ये डिग्री 0 के लिए हो गया, ठीक है। अगर n 1 है मेरा, ठीक है, अगर n 1 है तो पॉलिनोमियल कैसे दिखेगा, देखो सबसे सिंपल बना के दिखा रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है, एक्स की पावर 1। तो देखो इसको भी हमने पढ़ रखा है। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, एक्स का ग्राफ की क्या बनता है, ये मेरा बनता है एक स्ट्रेट लाइन बनती है ऐसे, जो सेंटर से जा रही है, यही तो बनता है वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये वाई इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे रेंज क्या है, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है ग्राफ, तो इसकी रेंज क्या होती है, रेंज आर होती है। ये उस समय हमने डिस्कस भी किया था रेंज, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स में आइडेंटिटी फंक्शन, जो पहला वाला फंक्शन पढ़ा था हमने, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, इसकी रेंज क्या होगी, आर होगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तो मैंने सबसे सिंपल वाला डिग्री 1 का पॉलिनोमियल उठाया। अगर मैं इसकी जगह कोई और एग्जांपल लेना चाहूँ तो देखो ग्राफ में क्या फ़र्क पड़ता है और रेंज में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान लो मैं एक और एग्जांपल बना रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स तो था, ये एफ एक्स इक्वल टू पहले क्या था, एक्स था। अब मैं इसमें एक्स प्लस 5 कर देता हूँ या एक्स प्लस 2 कर देता हूँ, तो ये प्लस 2 करने से क्या फ़र्क पड़ता है ग्राफ में, ये समझते हैं। देखो क्या होगा, सपोज देखो पहले 0 पे 0 आ रहा था, अब 0 रखने पे, एक्स 0 रखने पे कितना आंसर आएगा, 2 आएगा, 0 रखने पे 2, 0 रखने पे ये 0 की जगह 2 आ रहा है। एक्स जब 1 था तो आंसर कितना आ रहा था, यहाँ पे 1 आ रहा था, अब कितना आएगा 1 रखने पे, 1 प्लस 2 3 आएगा। सपोज ये 1 है, पहले 1 रखने पे 1 आंसर आ रहा था इसके सामने 1, अब 1 रखने पे कितना आंसर आ रहा है, 3, ये ऊपर आएगा 2 कदम यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जो भी आंसर पहले आ रहा था, जो भी आंसर, सपोज ये वाला आंसर, जो भी आंसर पहले आ रहा था, अब वो 2 कदम ऊपर शिफ्ट हो गया। वो क्या हो गया, 2 कदम ऊपर, 2 कदम ऊपर, हर एक पॉइंट, क्योंकि प्लस 2 हो गया ना, जो भी पहले आ रहा था उससे 2 कदम ज़्यादा। तो मतलब ये जो लाइन है एक तरीके से, ये 2 कदम ऊपर खिसका दो इसको, ठीक है। तो ये अभी भी लाइन ही रहेगी। देखो पहले ये एक ऐसी लाइन थी, ऐसी लाइन, अब ये क्या हो गया, 2 कदम ऊपर खिसक गई है, ये लाइन ऐसी बन रही है, ठीक है। ये 2 है, देखो पहले लाइन 0 से पास हो रही थी, अब 2 से पास हो रही है। तो जब भी हम किसी फंक्शन में एक कांस्टेंट ऐड करते हैं या एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ग्राफ में क्या असर पड़ रहा है, ग्राफ में कुछ नहीं होता है, बस ग्राफ अगर प्लस कर रहे हैं नंबर तो ऊपर चले जाएगा, अगर माइनस कर रहे हैं कुछ तो वो नीचे को खिसक जाएगा, पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो ऊपर को भागेगा, नीचे तो नीचे को आएगा, ठीक है। बस इतना सा चेंज आया, तो रेंज में कोई फर्क पड़ा, देखो अभी भी ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। रेंज में तब फर्क पड़ता है, रेंज में कब फर्क पड़ता है, जब उसका कोई मिनिमम या हाईएस्ट लेवल होता ना, मतलब ग्राफ पूरा आर नहीं है। अगर पूरा ग्राफ आर ना हो, सपोज देखो ऐसे, देखो कोई मेरा ग्राफ ये है, सपोज पैराबोला समझ लो, ये कोई एक 0 से इन्फिनिटी है, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो ये तो 2 कदम ऊपर खिसक जाएगा ना ग्राफ, ऐसा बनेगा ऐसा।
तब तो इसकी रेंज चेंज होगी ना। अब कहाँ से 2 से इन्फिनिटी तक आ रहे हैं आंसर, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी तक आ रहे थे। लेकिन अगर कोई ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, ठीक है, अगर कोई ग्राफ क्या है पूरे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आ रहा है, अब मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, तो उसको 2 कदम ऊपर भी खिसका दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बीच के हिस्से में ग्राफ थोड़ा बदल गया, लेकिन रेंज तो अभी भी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी है, ठीक है। तो इसकी रेंज अभी भी क्या है, इसकी रेंज अभी भी क्या है, आर ही है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर किसी की रेंज आर है, किसी फंक्शन की रेंज आर है, आपने उस फंक्शन में कोई नंबर ऐड कर दिया 2 या 5 या कुछ भी, तो उससे उसकी रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी रेंज रियल नंबर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। अगर उसको 2 कदम ऊपर खिसका दोगे उससे होगा क्या, अभी भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रहेगा, ठीक है। जो ग्राफ जिस ग्राफ का रेंज आर नहीं होता है, जैसे कि ये 2 से 0 से इन्फिनिटी, इसमें जब हम 2 ऐड या 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा हमारा रेंज में। लेकिन जब किसी की रेंज ऑलरेडी आर हो तो आर में कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी नंबर ऐड करने से, ठीक है। तो इतना समझ लो सिंपल सा, किसी की भी रेंज अगर आर हो, कुछ प्लस कर दिया उस फंक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी रेंज प्लस आर ही रहेगी। क्योंकि देखो ये नई वाली लाइन देखो अभी भी तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है ना, बस रास्ता बदल गया है, अभी भी जा यहाँ से यहीं तक ही रही है, 2 कदम बस ऊपर खिसक गया है। ये क्लियर है। तो अगर ऐसा भी हो अगर मेरा कोई, तो भी क्या होगा, रेंज आर रहेगी। अब मैं थोड़ा सा इसको और चेंज करता हूँ, देखो क्या होगा, अगर मैं x की जगह क्या कर दूँ, x की जगह 2x कर दूँ, क्या कर दूँ x की जगह 2x या 3x ऐसे, मतलब अभी तो मैंने ऐड किया, अब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऐसे, तो इसका क्या फर्क पड़ता है ग्राफ का, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब क्या होगा, देखो ऐसे देखो, सपोज y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना चाहता हूँ मैं, तो देखो जब इसमें 0 पुट करो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। जब 1 पुट करो, देखो पहले 1 आ रहा था, अब कितना आएगा, 2 1 जा 2, तो 2 आएगा। फिर 3 पुट करो इसमें, सपोज 2 पुट करो, 2 2 जा 4, पहले 2 आ रहा था 4 आएगा। फिर 3 पुट करोगे तो 3 2 जा 6 आएगा। तो ऐसी लाइन बन गई, तो ये ऊपर को जा रही है लाइन, ठीक है। और यहाँ पे लाइन ऐसी बनेगी अगर बनाना चाहोगे तो, और नीचे को भी। तो क्या हुआ लाइन में, अगर हम यहाँ पे ये नंबर चेंज करते हैं, ये मतलब 2x कर दिया, x की जगह 3x कर दिया, मतलब x को मल्टीप्लाई कर दिया, उससे पता है क्या होता है, उससे ग्राफ का शेप चेंज नहीं होता है, सिर्फ ग्राफ क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। देखो अगर लाइन की बात करूँ तो बस ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, स्लोप इसका मैंने बढ़ गया। देखो अगर आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी पहले पिछली क्लास में, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो x का कोएफिशिएंट ये देखो, ये तो c है, देखो ये c होता है, जहाँ पर ये लाइन कट करता है ये c होता है ना, और ये क्या होता है, स्लोप। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर मैं 3x कर दूँ, ये थोड़ा सा इससे और ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। जितना आप बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करते जाओगे ऐसे चढ़ाई बढ़ते जाएगी ऐसे ऊपर को। तो कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स की जगह 2x 3x 4x 5x करता हूँ, ये ऐसे 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 जाएगा। वैसे ही अगर ये नंबर 1 से छोटा होगा, एक्स की जगह मैं 1/2x कर दूँ हाफ, तो ये ग्राफ नीचे को जाएगा ऐसे, जैसे तिरछा हो जाएगा हाफ एक्स में। या x/5 कर दूंगा तो ये और ऐसे चले जाएगा, और 2x 3x करूँगा तो पीछे को ऐसे जाएगा। तो ग्राफ बस ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे और ऐसे, और ऐड करने से ऊपर चले जा रही है। अगर ये देखो ये किसका ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है x+2 का। अगर मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, अभी ऊपर वाली लाइन जो ये लाइन है ये थोड़ी सी ऐसी मुड़ जाएगी, तो ये नई लाइन अब ऐसी बन जाएगी, देखो क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हल्की सी ऊपर को उठ गई ऐसे, ये हो गई, इतना चेंज आ गया बस इसमें, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है अभी भी, अगर मैं x की जगह 2x 3x 4x 5x कुछ भी कर दे रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके लाइन के स्लोप में फ़र्क पड़ रहा है, लाइन के स्लोप में। तो लाइन ऐसे की ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, कैसी भी हो जाए, और ऊपर खिसका दो नीचे खिसका दो। अगर कोई ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करने के बाद भी, ऐसे मोड़ देने के बाद भी अभी भी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये, अभी भी तो पूरा जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो ऐसे करने से भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मेरा फंक्शन ऐसे है 3x+5 ऐसे, तो अभी भी मेरी रेंज क्या है, मेरी रेंज क्या है अभी भी आर, अभी भी रेंज क्या है आर। तो यहाँ देखो कांस्टेंट फंक्शन समझ लिया, कांस्टेंट फंक्शन की रेंज सिर्फ एक नंबर होती है, जो भी वो पर्टिकुलर कांस्टेंट है, ये सी जो है वही रेंज है इसकी। लेकिन अगर कोई मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1, तो डिग्री 1 में वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, जनरल फॉर्म होती है ax+b। देखो ax+b तो है मेरा, इसमें a और b की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, a 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, वरना वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा, a कैन नॉट बी 0। तो कुछ भी वैल्यू आप पुट करो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है, तो उसकी रेंज आर ही रहेगी,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना क्लियर है? चलो, अगर डिग्री 2 है तो एक जनरल इक्वेशन कैसी होगी मेरी, क्या फंक्शन कैसा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसी तो होता है। एक स्क्वायर वाला टर्म होगा, फिर एक ऐसा ये सर। देखो बाकी ये दो टर्म उसमें हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टर्म तो पक्का होना चाहिए वरना वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कंडीशन आती है कि ए कैन नॉट बी जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से कोई जीरो हो जाए तो चलेगा, ठीक है। ए जीरो नहीं होना चाहिए वरना वो फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी या कोई दूसरी इक्वेशन, डिग्री 1 वाली या ज़ीरो वाली। तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर ये ज़ीरो नहीं है तो मेरे पास दो केस बनते हैं, ठीक है। क्या बनेंगे? दो केस बनेंगे। पहला क्या, अगर ए मेरा क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा केस बनेगा ए नेगेटिव है। ए क्या है, पॉजिटिव है, उधर वाला ए नेगेटिव है। चलो मैं पॉजिटिव वाला पार्ट पहले डिस्कस करता हूँ। अगर पॉजिटिव है तो देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू 1 समझ लो, ए की वैल्यू 1 हो गई, और ये बी और सी की वैल्यू 0। बी और सी 0 हो सकता है चलेगा, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए पॉजिटिव है, मेरा +1 है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर आपको याद हो तो कैसा बनता है, हमने बनाया भी था ये, ठीक है। ये ऐसे बन रहा था, पैराबोला कर्व बन रहा था, हमने डिस्कस किया, लिखा भी था हमने, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है। 0 से लेकर इन्फिनिटी के ऊपर को जा रहा है, यहाँ से फिर 0 से इन्फिनिटी के ऊपर को जा रहा है, ठीक है। ये ओ है, ये ऐसे करके बनता है, एक पैराबोलिक कर्व बनता है। नेगेटिव नहीं आ रहा है, आपको पता ही एक्स स्क्वायर नेगेटिव आएगा ही नहीं कभी, ठीक है। कुछ भी वैल्यू रखो पॉजिटिव, तो ये कर्व बन रहा था, क्लियर है। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ, इसकी रेंज क्या है, यहाँ पर रेंज क्या है अभी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 इंक्लूडेड, यही तो रेंज थी इसकी, ठीक है। अब ऐसे सोचो, आप एक्स स्क्वायर में कुछ ऐड कर दो, अगर जैसे सी ऐड हुआ या ये वो ऐड हुआ है, कुछ ऐड करना है, ठीक है। अगर कोई नंबर आप ऐड करोगे इस एक्स स्क्वायर की जगह कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा। या हो सकता है अगर माइनस वाला हो तो थोड़ा नीचे खिसक जाएगा, ठीक है। या तो ऊपर को खिसकेगा या नीचे को खिसकेगा। अब दूसरा मैं देखो एक और चीज़ बताता हूँ, अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँ या कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड ऐसे कुछ करेगा। अगर एक और टर्म आ जाएगा इसमें, जैसे एक्स वाला भी टर्म आ जाएगा, तो होगा क्या, ये यहाँ से खिसक जाएगा, सिर्फ ऊपर नीचे नहीं, इधर उधर खिसक जाएगा कहीं को, क्या पता ऐसा बन जाए। और जिसका मिनिमम ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ खिसक गया, ऐसा बन रहा है। तो जो भी बने, आप ऐसे सोचो, जो भी बने ये हमेशा कहाँ को जा रहा है, किधर को जा रहा है, ये इन्फिनिटी की ओर ही जा रहा है। अगर ए पॉजिटिव है ये इन्फिनिटी की ओर ही जाएगा। आप ऐसे सोचो, अगर मैं बहुत बड़ा नंबर रख दूं, कितना बहुत बड़ा नंबर, 1 करोड़, सोचो क्या आएगा इसकी वैल्यू, 2 इंटू 1 करोड़, बहुत सारे जीरो का स्क्वायर, प्लस 5 प्लस ये 7 करोड़ हो जाएगा। सोचो 1 करोड़ का स्क्वायर कितना बड़ा नंबर है, ये सिर्फ उसके कंपैरिजन में ये तो बहुत छोटे नंबर हैं। 1 करोड़ का स्क्वायर एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। सोचो ये 7 करोड़ में जितने जीरोज हैं उसके डबल जीरोज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सिर्फ ये लीड कर रहा है किसको, ये डोमिनेट कर रहा है इस पूरे फंक्शन को। कौन, 2x स्क्वायर। बड़ी वैल्यूज़ के लिए ये डोमिनेट कर रहा है, छोटी वैल्यूज़ में हाँ इनका भी रोल होगा, छोटी वैल्यूज़ में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े नंबर के लिए सिर्फ यही फंक्शन जिम्मेदार है, इनकी वैल्यूज बहुत पीछे रह जाएंगी। तो आप सोचो इतना बड़ा नंबर है कि इन्फिनिटी के पास है, कोई नंबर भी इन्फिनिटी के बहुत क्लोज है, सोचो बहुत बड़ा नंबर, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सिर्फ ये है। तो सोचो इन्फिनिटी का स्क्वायर समझ लो, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी तो आएगा बहुत बड़ा नंबर, ये अगर नेगेटिव में भी हो गया, कुछ माइनस भी है कहीं पर, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू जाएगी वो हमेशा कौन डिसाइड करेगा, मेरा जो डिग्री वाला ये टर्म है, ये वाला सबसे बड़ी पावर वाला, ठीक है, सबसे बड़ी पावर वाला ही डिसाइड करेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो जब प्लस इन्फिनिटी को जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो हमारा ये वैल्यू कहाँ को जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की ओर। तो देखो ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये भी प्लस इन्फिनिटी को, ये भी, भले ही आप इसको यहाँ से ऊपर खिसका दो, इसको ऊपर खिसका दो, दाएं खिसका दो, बाएं खिसका दो, नीचे खींच लो, भले ही देखो नेगेटिव में भी खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो नेगेटिव तक जा रहे हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी ही है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है, मिनिमम नहीं पता मुझे, मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है, और वो कितनी रहेगी, इन्फिनिटी, वो पूरा आगे वो इन्फिनिटी को जा रहा है, अगर ए पॉजिटिव है तो।
ठीक है, क्योंकि वो एक कर्व बनेगा जो ऊपर को भाग रहा है। उसका मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो देखो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 0 थी क्योंकि यहाँ पे टच था लास्ट में। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ये होगी, जो भी ये हाइट आएगी ये मिनिमम वैल्यू है कि सपोज ये 5 आ रहा है तो मैं बोलूँगा उसकी वैल्यू क्या है, 5 है। 5 से ऊपर को, 5 से लेके इन्फिनिटी, तो मैं ये कह सकता हूँ जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, अभी मुझे पता नहीं है, मैं उसको सपोज के कह देता हूँ। ठीक है, के है मिनिमम वैल्यू। देखो यहाँ पर के नेगेटिव है, यहाँ पर के पॉजिटिव है, तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है के। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आएगी के से लेके इन्फिनिटी को जाएगी। के क्या है यहाँ पर, के है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस कर्व। मिनिमम, ये समझ में आ गया। के क्या है मेरा, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस कर्व। तो के ऐसे फंक्शन की, एक कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो डिग्री 2 वाला है, उसकी रेंज क्या होगी, के से लेके इन्फिनिटी तक, उसकी हाईएस्ट वैल्यू इन्फिनिटी को जाएगी। के क्या है, उसकी मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करेगा मेरे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा मेरी मिनिमम वैल्यू उसकी। ठीक है, मैं ए नेगेटिव को डिस्कस करते हैं अब। सेम देखो ए नेगेटिव कैसे होगा, ए नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाला बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको तो बताता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू सबसे सिंपल एग्जांपल है माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें ए नेगेटिव है देखो, और बी और सी वाले टर्म्स है ही नहीं। तो क्या होगा, जैसे अगर एक्स स्क्वायर का ये है ऐसे, मैंने अभी बताया था अगर माइनस हो गया है तो क्या होगा, एफ एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे उल्टा हो जाएगा। अगर ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो माइनस लगाते क्या होगा, ये ऊपर की जगह नीचे को बनेगा ऐसा। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये है एफ एक्स इक्वल टू माइनस, ये 0 पे टच करेगा। ठीक है, थोड़ा इधर टच हो गया है इस टाइप से, यहाँ पे टच करते ऐसे जाएगा ये। ठीक है, ये है माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप एक्स की, पॉजिटिव पुट करो, माइनस, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसके आगे माइनस है तो हमेशा नेगेटिव ही आंसर आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी, बताओ इसकी रेंज क्या है। देखो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 0 है और नीचे को माइनस इन्फिनिटी तक भाग रहा है। देखो ये हिस्सा भी माइनस इन्फिनिटी को भाग गया, ये हिस्सा भी माइनस इन्फिनिटी को भाग गया। तो इसकी रेंज क्या है, सबसे बड़ी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 0 आ रही है और मिनिमम वैल्यू है माइनस का इन्फिनिटी। अरे उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी से लेके ये 0 तक जा रहा है। ठीक है, फंक्शन क्या कर रहा है, 0 तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। ठीक है, अब मैं कोई एक और ऐसे रैंडम एग्जांपल जैसे यहाँ लिया था वो वैसे समझ लो। अगर नेगेटिव का 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 कुछ भी एक ऐसा नंबर है ये, तो अगेन देखो ये वाला, जब x इन्फिनिटी को जाएगा, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा, तो एक्स स्क्वायर बहुत बड़ी वैल्यू होगी, बहुत बड़ी, तो इनकी वैल्यू का कुछ असर उतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मेन उस समय यही रहेगा जब x बहुत बड़ा है। तो देखो जब x बहुत बड़ा है, ऐसे सोचो एक बहुत बड़ा नंबर है, 1 लाख, 1 करोड़, 1 विद 100 जीरोज, उसका स्क्वायर करो, फिर उसको -2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा। सपोज आप ऐसे सोचो, आपका नंबर है 1 0 0 0 0 0 0 0, ऐसे 10 जीरो है इसके पीछे, इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 20 जीरो आ जाएंगे फिर। ठीक है, 0 0 0 आएगा, फिर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा वो, -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 0 0 0 0 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, जितना बड़ा x होगा, जितना बड़ी x की वैल्यू होगी, उतना इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। तो अगर ये बचे हुए हिस्से पॉजिटिव में आएंगे भी तो इसको थोड़ा सा घटा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, लेकिन नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ऐसे आप सोचो जब वो इन्फिनिटी की ओर जाएगा x, तो ये फंक्शन कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर, माइनस में बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, नेगेटिव में एक बहुत बड़ा नंबर। तो x जब इन्फिनिटी को जा रहा है, ये पूरा फंक्शन माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, भले ही ये पॉजिटिव हो, ये थोड़ा ही सा इफेक्ट डालेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं डालेंगे, इसलिए यही वैल्यू को डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से छोटा थोड़ी नंबर हो सकता। माइनस इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव में ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ देखो, कहने का मतलब ये है, अगर मेरा कोई फंक्शन ऐसे है तो इनकी वैल्यूज के हिसाब से क्या होगा, ये फंक्शन ना या तो नीचे को खिसकेगा या ऊपर को खिसकेगा या दाएं बाएं कहीं को भी खिसकेगा, पर इसका मुंह तो ऐसे रहेगा ना। ये देखो इसका मुंह नीचे को है, तो नीचे को कहीं को भी खिसका लो आप, चाहे ऐसे बना दो, ठीक है, चाहे आप ऐसे बना दो। ये हुआ क्या, ये वाला पॉइंट इधर को चला गया, ये यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, तो ये इसकी अब क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो गई, मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 0 थी, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू ये है, सबसे बड़ी वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है
बाकी तो फिर पूरा नेगेटिव में और छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, सबसे कम माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये भी नीचे को कहाँ तक जा रहा है, जाते रहेगा, ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो अगर ए नेगेटिव है तो ऐसे उल्टा ग्राफ बनेगा, और उल्टे ग्राफ में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स रहेगी, वो फंक्शन पे डिपेंड करेगी। मिनिमम वैल्यू हमें पता है कि माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मेरे ग्राफ की रेंज क्या होगी इस केस में, देखो इस केस में तो जीरो तक जा रहा था तो ठीक है। तो इस ग्राफ की रेंज क्या होगी, एक ग्राफ की रेंज होगी, सबसे छोटी वैल्यू इसकी माइनस इन्फिनिटी है, और वहाँ से जा रहा है एक फिक्स कहीं तक, ये के तक, के इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, के इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, टॉप वाली वैल्यू। यहाँ के मिनिमम वैल्यू थी सबसे छोटी वैल्यू, फिर ऊपर को जा रहा था वो, यहाँ ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, फिर ग्राफ नीचे को गिर रहा है। तो ये समझ में आ गया। तो अगर ए पॉजिटिव है तो मेरी रेंज ऐसी होगी, के से लेके इन्फिनिटी तक, के उसकी मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू नीचे जहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है। तो जब ये उल्टा ग्राफ बन रहा है तो के की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से के तक जा रहा है ग्राफ, फिर वापस उधर ही हुआ जा रहा है। तो इसके बीच में मेरी रेंज रहेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ग्राफ कैसे बनता है, ऊपर को बनेगा कहीं को भी खिसका दो, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बाकी अभी के की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो ग्राफ से थोड़ा सा समझने के लिए इजी रहता है कि कैसा ग्राफ बनेगा, कहाँ को खिसकेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कभी रेंज निकालनी हो तो इतना सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ तुरंत माइंड में आ जाएगा, सिर्फ आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे हम। क्लियर है। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे निकालते हैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। चलो अब मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ कि हो क्या रहा है इतनी देर से। देखो अगर मेरे पास क्या है, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। देखो हमने पहले एक तो कांस्टेंट को डिस्कस करा, कांस्टेंट को हटाओ, लीनियर से मैं बताता हूँ, लीनियर ग्राफ से। देखो लीनियर जो होता है कैसे, इसकी इक्वेशन कैसी होगी, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, फिर इसके बाद पावर 2 वाला वो कैसे दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्यूबिक, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। पावर 4 ले रहा हूँ, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, ये मेरे क्या है, ऑड डिग्री, यहाँ पे डिग्री क्या है, ऑड है, यहाँ पे डिग्री क्या है, इवन है। ठीक है, डिग्री क्या है, इवन है। यहाँ पे कितनी डिग्री है, 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 4, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1, यहाँ पे डिग्री कितनी है, सॉरी 3। ठीक है, तो अब देखो क्या हो क्या रहा है, जैसे मैं इसकी बात करूँ ए एक्स प्लस बी की, अगर मेरा ए ग्रेटर देन 0 है, ए क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0, तो ए एक्स प्लस बी का ग्राफ कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जो जा रही थी, 0 से नहीं जाएगी तो इधर उधर से जाएगी, लेकिन ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा था। मतलब रेंज क्या थी मेरी, आर थी। इसको ऊपर खिसकाओ नीचे खिसकाओ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यूब की बात करूँ तो क्यूब में कैसा ग्राफ बनता है, देखो एक्स क्यूब का ग्राफ तो ऐसे था, ऐसे टाइप का। ठीक है, एक्स क्यूब नहीं होगा, 3 रियल रूट होंगे तो ऐसे ऐसे ग्राफ होगा ये, लेकिन अभी भी क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। तो होगा क्या, अब आप इसको क्या कहते हैं, कुछ भी चेंज करो, काउंटेक्ट करो, एक्सपेंड करो, ऊपर नीचे खिसका दो, लेकिन ये एंड तो ऐसे ही रहेंगे ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज अभी भी क्या है इसकी, आर है। ठीक है, रेंज अभी भी क्या है, आर है। अब मैं बता रहा हूँ, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर मैं बहुत बड़ा नंबर प्लस इन्फिनिटी रखता हूँ, देखो इसमें देखो एक्स की जगह प्लस इन्फिनिटी रखो, आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा इन्फिनिटी का। अगर माइनस रखते हो, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर अभी भी आंसर, अब आंसर कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। मतलब प्लस के लिए प्लस आंसर आ रहा है, माइनस के लिए माइनस आ रहा है, अगर ए पॉजिटिव है तो। यहाँ पर क्यूब में क्या होगा, देखो सबसे बड़ा नंबर ये है, अब वैल्यू ये डिसाइड करेगा बड़े नंबर्स के लिए। तो प्लस इन्फिनिटी के लिए आंसर क्या आएगा बताओ, प्लस इन्फिनिटी का क्यूब प्लस में आता है अगर ए पॉजिटिव है तो, और माइनस इन्फिनिटी का माइनस में आता है। मतलब कि अगर एक तरफ प्लस में आंसर आ रहा है, दूसरी तरफ नेगेटिव में ही आएगा। अगर ए नेगेटिव है तो उल्टा होगा इसका, लेकिन ऐसे ही होगा, एक प्लस है तो दूसरा माइनस। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे के सारे कवर हो जा रहे हैं। तो सेम ऐसे ही अगर पावर 5 भी होगी इसकी, पावर क्या हो, अगर 5 भी हो, मान लो 5 रियल रूट है उसके, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और अगर ए पॉजिटिव है मेरा तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ये ऐसे जाएगा, देखो अप डाउन करेगा, कितनी दूर के बाद नीचे आएगा, ये वैल्यू कितनी होगी इसको छोड़ दो, लेकिन ये फाइनली देखो कहाँ क्रॉस हो जा रहा है, ऐसे में उधर को, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। ठीक है,
तो इसकी रेंज अभी भी आर ही रहेगी। तो मैं ये यहाँ से एक स्टेटमेंट ये बोल सकता हूँ कि अगर डिग्री ऑड है किसी भी पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल है और डिग्री क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड पावर, ठीक है, डिग्री उसकी ऑड है, तो उसकी रेंज ऑलवेज क्या आएगी, आर आएगी। ठीक है, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये ग्राफ सारे उल्टे हो जाएंगे, ये वाला हिस्सा इधर चले जाएगा, ये हिस्सा इधर, लेकिन अभी भी पूरा आर कवर करेगा वो, ये सब उल्टे हो जाएंगे, ये नीचे को हो जाएगा, ये वाला ऊपर को हो जाएगा, ये पहले यहाँ पे प्लस पे इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन ग्राफ अभी भी क्या है, पूरा कवर हो जाएगा, पूरी सारी वैल्यूज़ को, सारी रियल वैल्यूज़ को कवर कर रहा है वो। ठीक है, क्लियर है। तो हम जहाँ पे क्या कह सकते हैं, ऑड डिग्री वालों की रेंज हमेशा क्या आएगी, आर आएगी, अगर वो एक पॉलिनोमियल है तो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल विद ऑड डिग्री, उसकी रेंज हमेशा क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स आर, पूरा आर की सारी वैल्यूज आ सकती हैं। क्लियर है। अब मैं इवन को डिस्कस करता हूँ। देखो इवन में क्या प्रॉब्लम है, इवन में देखो पावर 2 है और यही इसकी फाइनल वैल्यू को डिसाइड करता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा है। देखो जो ये डिग्री वाला नंबर है, ये यही तो मेन है इसमें, क्योंकि इसकी पावर 4 है, देखो यहाँ पावर 2 है, बाकी की पावर कम है, तो जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है वही फाइनल वैल्यू को डिसाइड करता है, उसी की ओर फाइनल वैल्यू भागेगी, क्योंकि बड़े नंबर्स में क्या होता है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है निगेटिव की ओर चाहे पॉजिटिव की ओर, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है जैसे जैसे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ रही है, मतलब नंबर की, जैसे सपोज नेगेटिव में क्या है, माइनस का 1 लाख पुट कर दो, वैसे प्लस का 1 लाख। ठीक है, होने को तो ये छोटा है, होने को तो ये छोटा है, तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इस नंबर की, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, बिना साइन के जो भी उसकी वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत बड़ी होती है, प्लस का बहुत बड़ा नंबर या माइनस का बहुत बड़ा नंबर, तब क्या होता है, यही नंबर सबसे बड़ा और बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है इन बाकी के हिस्से से। तो जो फाइनल वैल्यू इन सबको सॉल्व करके आएगी वो यही डिसाइड करेगा। तो होगा क्या, क्योंकि पावर इवन है, इवन पावर में क्या होता है, आप चाहे बड़ा सा नंबर प्लस में रखो, आंसर प्लस इन्फिनिटी आता है, बहुत बड़ा नंबर नेगेटिव का रखो, अभी भी प्लस इन्फिनिटी आता है, अगर ए पॉजिटिव है तो, मतलब प्लस इन्फिनिटी ही आ रहा है। अगर क्या है मेरा, अगर मेरा कोई डिग्री इवन वाला है, इवन में दिक्कत ये होती है कि नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव, तो ये प्लस में ही आंसर देगा। एक्स स्क्वायर हमेशा क्या देगा, प्लस में ही आंसर देगा, पॉजिटिव देगा। अब ये ए डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, अगर मेरा ए भी पॉजिटिव है तो एक ए एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, तो ग्राफ ऊपर को भागेगा। तो अगर इवन डिग्री में क्या हो, इवन डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल 2 4 6 8 मैक्सिमम पावर ए है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, अगर ए मेरा पॉजिटिव निकला तो ग्राफ प्लस इन्फिनिटी की ओर भागेगा, तो मतलब उसकी रेंज क्या हो जाएगी, तब ऐसे केस में उसकी रेंज क्या हो जाएगी, जाएगा तो वो इन्फिनिटी तक, लेकिन स्टार्ट करेगा किसी वैल्यू से और वो वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू से स्टार्ट करेगा कोई भी, मैंने देखो क्वाड्रेटिक के लिए बताया था तुमको, ये के से इन्फिनिटी, पर ये सारे इवन पावर्स के लिए सही है, सारे इवन डिग्री के लिए ट्रू है ये, भले पावर 2 हो, 4 हो, मैक्सिमम पावर 6 हो, 8 हो, 10 हो, सब में क्या होगा, वो ग्राफ फाइनल वैल्यू तो उसकी इन्फिनिटी है, फाइनल वैल्यू हम नहीं बता सकते क्या होगी, वो इन्फिनिटी वो चला गया, लेकिन वो कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा और ये के डिपेंड करेगा फंक्शन पे। ठीक है, अब वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग। अभी एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्वाड्रेटिक का कैसे निकालते हैं। ठीक है, अलजेब्रा से हम निकालेंगे, बाकी को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुछ भी हो, पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस फॉर्म में रहेगा रेंज, ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं समझना है। क्लियर है इतना। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो सेम ही, ये आपको पता ही है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल ही है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल ही है, लेकिन जो ये इसका सबसे बड़ा टर्म होता है, ये जिसमें डिग्री वाला टर्म, ये वाला टर्म, इसमें जो ये है ए है कोएफिशिएंट, वो नेगेटिव का है, वो क्या है, नेगेटिव का है ए। ठीक है, -7x² समझ लो, -7x की पावर 4, ये जो डिग्री वाला टर्म है, ये सबसे बड़ा टर्म जिसमें सबसे बड़ी पावर है, वो नेगेटिव का है, तो मेरा ग्राफ सारा उल्टा बनेगा। ठीक है, जैसे आप ऐसे सोच लो, नेगेटिव में बड़ी पावर -7x की पावर 4 समझ लो ऐसे, तो बाकी भी है, बाकी का इफेक्ट कम रहेगा बड़े नंबर्स के लिए। तो देखो जब मैं प्लस इन्फिनिटी पुट करूँगा, इसका आंसर प्लस ही आएगा इसका तो, लेकिन -7 से मल्टीप्लाई करते हैं वो नेगेटिव बन जाएगा। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी पुट करूँगा, फिर से पावर इवन है, वो प्लस का इन्फिनिटी बनाएगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ कहाँ को भाग रहा है, दोनों तरफ से माइनस इन्फिनिटी की ओर। ठीक है, देखो
पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, देखो हमेशा पैराबोला तो नहीं रहेगा, वो बीच में वो भी ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। सपोज किसी के 4 रूट है, 1 2 3 4, तो देखो प्लस इन्फिनिटी से आ रहा है सपोज, ये वाले 1 ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे ऊपर नीचे जहाँ को भागेगा वापस वहीं को जाएगा जहाँ से आ रहा है वो। ठीक है, नेगेटिव होगा तो दोनों तरफ से नीचे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ से वो नेगेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है। तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू उसकी माइनस के इन्फिनिटी है, और सबसे बड़ी वैल्यू उसकी हमें नहीं पता के होगी इस केस में। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ नेगेटिव को है, उल्टा बना हुआ ग्राफ है, ऐसे वाला ग्राफ है, नीचे से शुरू हुआ है ऐसे ऐसे जो भी है ऐसे, तो यहाँ से भी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, सबसे बड़ी वैल्यू उसकी क्या है, ये मुझे निकालनी पड़ेगी, ये के है। तो इस बार ग्राफ की इस बार रेंज क्या है मेरी, इस बार रेंज क्या हो गई है, माइनस इन्फिनिटी से के तक, और यहाँ पर के क्या है, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर के क्या है, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? तो देखो ऑड, अगर ऑड पावर है तो आंख बंद करके रेंज क्या रहेगी, रेंज आर रहेगी, रियल नंबर, चाहे वो ए पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव हो, रेंज क्या रहेगी, आर रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर पावर इवन है, डिग्री इवन है, मैक्सिमम पावर इवन है, 2 4 6 8। ठीक है, ग्राफ का शेप कुछ भी हो, या तो वो प्लस इन्फिनिटी की ओर बने जा रहे हो दोनों एंड से, या दोनों एंड माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहे होंगे। तो अगर ए पॉजिटिव है तब तो वो दोनों एंड प्लस इन्फिनिटी की ओर भाग रहे हैं, बीच में कुछ भी हो वो प्लस इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी, और सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, वो अलग अलग फंक्शन के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। तो मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, मिनिमम वैल्यू सपोज के है, बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो के से लेके इन्फिनिटी तक ग्राफ भाग रहा है। जैसे ये मान लो सबसे छोटी वैल्यू ये है, ये तो यहाँ पर एक के है, तो के से लेके इन्फिनिटी तक ग्राफ है अगर ये पॉजिटिव है। तो सेम वैसे ही इवन डिग्री है, ठीक है, और लेकिन ए नेगेटिव है मेरा, ये जो सबसे बड़ा टर्म है सबसे बड़ी पावर वाला, उसका ये कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ उल्टा बनता है ऐसे नीचे को फेसिंग, यहाँ से भी माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, यहाँ से भी माइनस इन्फिनिटी को, तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से के तक जाता है। यहाँ पर के क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक चला गया मैक्सिमम, यहाँ ऊपर को बहुत ऊपर को नहीं जाएगा, इन्फिनिटी को नहीं जाएगा, इधर को उल्टा है वो। तो माइनस इन्फिनिटी से के तक उसकी रेंज है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज आएंगी, बाकी नहीं आएंगी। तो माइनस से के यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, ये ए नेगेटिव के लिए, ये ए पॉजिटिव के लिए, भले पावर 2 हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, 8 हो, रेंज इसी ऑर्डर में, रेंज इसी में रहेगी, रेंज ऐसी ही रहेगी। ये दोनों क्लियर हैं, दोनों ऑड पावर, सॉरी ऑड डिग्री इवन डिग्री में ये फर्क रहेगा। ऑड डिग्री में ए पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं, आर ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर अगर ए पॉजिटिव है तो के से इन्फिनिटी तक आंसर रहेगा, ए नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी से के तक रहेगा, और के की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी ग्राफ के हिसाब से, सॉरी पॉलिनोमियल के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जिसमें हम के की वैल्यू निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक रेंज आ रही है, पर जो फॉर्म रहेगा रेंज का वो यही रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है इतना? चलो ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ठीक है, मेरे पास कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है, मुझे सबकी रेंज बतानी है। ठीक है, सबकी क्या बतानी है, रेंज। अगर मैं डोमेन की बात करूँ, डोमेन आपको सीधे सीधे पता है क्योंकि सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं, तो रेंज तो सॉरी डोमेन आर है, सारे रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, रेंज की बात करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो, एक्स की पावर कितनी मैक्सिमम 1, ये है क्या, ये है ऑड पावर, मतलब ऑड डिग्री है, ऑड डिग्री की रेंज क्या होती है, आर होती है, बिना देखे लिख दो सीधे, ऑड है तो आर। ये देखो, और वैसे है तो ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की। ठीक है, ये एफ एक्स इक्वल टू है, तब से ये फंक्शन दिए हैं मुझे सारे के सारे एफ एक्स। फिर से देखो, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टी लाइन बनेगी, लाइन ऐसे। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है, डिग्री क्या है, 1, ऑड है आर। ठीक है, डिग्री ऑड है, तो जैसे सपोज एक और एग्जांपल देख लो, एक्स क्यूब प्लस 7x पावर एक्स, इसकी जगह 7 कर दो, चलो 7x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसकी रेंज क्या होगी, देखो डिग्री ऑड है 7, तो रेंज सीधे आर हो गई, बिना देखे ऐसे आर लिख दो। ये देखो, ये इसकी डिग्री 0 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है, सिर्फ वही नंबर है। ठीक है, ये अब इवन वाले हैं, तो इवन की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर एक्स स्क्वायर की बात करो, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाती है, देखो ए पॉजिटिव है यहाँ, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी है। सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होती है इसकी, तो 0 होती है ना, ये हमको पता है, एक्स स्क्वायर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है ऐसे, सबसे कम 0 आएगा ये। अगर इसमें प्लस 2 कर दूँ तो ये ग्राफ 2 कदम ऊपर खिसक जाएगा, मतलब 2 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी की ओर भागेगा, तो तब इसकी रेंज हो जाएगी 2 से लेके इन्फिनिटी तक, सॉरी 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 2 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगी। तो इसकी रेंज है मेरी 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है,
सिंपल सा आपको ये सोचना, देखो इसकी रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी, तो इसमें 2 ऐड कर दोगे तो ये 2 से इन्फिनिटी, ठीक है 0 + 2 2, इन्फिनिटी + 2 इन्फिनिटी रहेगा। क्लियर है। अब इसकी बात करता हूँ, देखो ये ऐसा अजीब सा है 4x², ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो अब क्या करेंगे इसमें, चलो आएगा, ये क्वेश्चन है, मुझे क्या बताना है, इसकी रेंज बतानी है। अब क्योंकि देखो फिर से देखो ये इवन पावर है, ठीक है इवन है तो मैं आर नहीं बोल सकता, ऑड होता तो सीधे आर बोलते थे। तो इवन है तो इवन में सबसे बड़ी पावर ये है 2 है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट क्या है, ए क्या है यहाँ पे 4 है, तो ये तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मतलब ग्राफ ऊपर को भागेगा इन्फिनिटी की ओर। मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी वो हमको निकालनी है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, बड़ी वैल्यू वो इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है। अगर ए नेगेटिव का होता है, ये सपोज -4 होता तो -4x² होता, तो मैं ये कह देता ये ग्राफ नीचे को माइनस इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू इसकी क्या होगी, वो के होगी। तो ग्राफ के से लेके -इन्फिनिटी तक होता है या -इन्फिनिटी से के तक होता है ये, ठीक है। तो हमारे पास पॉजिटिव वाला केस है, तो इसका मतलब ये ऐसे आएगा, के से लेके इन्फिनिटी तक ग्राफ भाग रहा है। के क्या है यहाँ पे, इसकी सबसे छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी है, सबसे छोटी वैल्यू वो मुझे निकालनी है। तो देखो क्या कर सकते हैं क्वाड्रेटिक में, आपको क्या करना है, आपको होल स्क्वायर बनाना है कैसे भी। आप चाहो तो 4 कॉमन भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको क्या करना है, होल स्क्वायर बनाना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर रहा हूँ। देखो मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, a² बन गया, ठीक है a² बन गया। ये कितना है, अब इसको 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो कितना बनेगा, देखो 2a मेरा ये है 2x, 2a आ गया। तो बताओ b क्या होना चाहिए कि 12x आए। देखो 2 2 या 4 तो हो ही गया है, ये 3 होना चाहिए तभी तो 12 आएगा। 2 2 या 4 3 या 12, देखो सेम आ जाएगा 12x। तो 12 को मैंने ऐसे लिख दिया, तो a² समझ लो इसको प्लस 2a, तो ये b हो गया। तो अगर मुझे यहाँ पे 3 का स्क्वायर मिल जाए तो मैं तो इसको होल स्क्वायर बना दूंगा, a + b का होल स्क्वायर। तो क्या करता हूँ मैं इसमें, इस 14 को ब्रेक कर दो, 9 प्लस कितना होता है 14, 9 + 5, ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हो 9 ऐड कर दिया, 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 आ जाएगा। तो ये वाला हिस्सा होल स्क्वायर बन गया और +5 का से रहेंगे, ये क्या बन गया देखो 2x + 9, 2x + 9 सॉरी 2x + 3 का होल स्क्वायर बनेगा ना, 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे, b 3 है, तो 2x + 3 का स्क्वायर + 5, ये मेरा टर्म आ गया, ठीक है 2x + 3 का स्क्वायर + 5 आ गया। अब मुझे ये बताना है कि इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। यहाँ देखो ये स्क्वायर है, किसी चीज़ का स्क्वायर हो रहा है। देखो अंदर क्या है, अंदर सिंपल सा एक लीनियर टर्म है, एक लीनियर की रेंज क्या होती है, सारी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, वो एक लाइन है ये तो, ठीक है। ऑड पावर यहाँ पे मैक्सिमम, तो ये तो पूरा आर है। जब इसका स्क्वायर करेंगे, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी का स्क्वायर करते हैं, तो रेंज कहाँ से, आंसर कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं, आंसर 0 से लेके +इन्फिनिटी तक ही आएंगे, नेगेटिव नंबर आते ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर, इस पूरे जो ये होल स्क्वायर बना है, इसके आंसर सिर्फ इसके बीच में आएंगे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ये जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू 0 आएगी और उस +इन्फिनिटी की ओर भागेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज है। अब इसमें जब 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड कर दिया है तो क्या होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू है, देखो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं इस पार्ट के पूछ रहा हूँ, पहले मुझे ये बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ये जो डब्बा है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है। और फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू जो मिलेगी मुझे 5 मिलेगी, 5 से छोटा कभी नहीं मिलेगा, और बड़ी वैल्यू तो इन्फिनिटी है ही है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू मेरी कितनी है, मिनिमम वैल्यू 5 है, और वही के होता है हमारा। तो हमारी रेंज हो गई 5 से लेके इन्फिनिटी तक, 5 से लेके इन्फिनिटी तक। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, आप उसको क्या करो, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो। होल स्क्वायर जब बन जाएगा, इसका जो ये है, ये इसकी रेंज हमारी 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये 0 है तो प्लस ये वाला टर्म ऐड होगा, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमेशा, ये इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। सेम ऐसे अगर नेगेटिव वाला बनता तो नेगेटिव में भी आपको क्या करना है, माइनस कॉमन लेके होल स्क्वायर ही बनाना है वहाँ पे भी। तो सपोज ये नेगेटिव में किसी चीज़ का ax + b का होल स्क्वायर बन रहा है और प्लस यहाँ पे जो k है, तो तब ये इसकी क्या हो जाएगी,
मैक्सिमम वैल्यू उस केस में, ठीक है। जो भी ऐड में यहाँ पे बचेगा ये इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी, 5 से लेके इन्फिनिटी तक मेरी इसकी रेंज आ गई। क्लियर है ये वाला? तो इसका आंसर आएगा 5 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ऑड में कुछ भी पावर आए आपको आंसर सीधे आर लिख देना है रेंज। इवन में क्या करना है आपको, होल स्क्वायर बना के करना है क्वाड्रेटिक के लिए। अगर इससे बड़ी पावर हो, देखो 4 हो, पावर 6 हो, ऐसे हो, तो क्या करना है देखो, तब क्या होगा, तब अलजेब्रा से सॉल्व करना ना मुश्किल होते जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। तो ऐसे के लिए क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालनी। देखो मैक्सिमम वैल्यू ए पॉजिटिव है, यहाँ पे भी ए पॉजिटिव है, तो मुझे इतना तो पता है इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी को और भागेगी, तो ये भी के से इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसे वाला बनेगा। अब के क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अलजेब्रा से इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना थोड़ा सा बहुत टिपिकल है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, इसको निकालते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन से। इसके लिए हम डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। तो डिफरेंशिएशन अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए ये आपको 12th क्लास में ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो इवन पावर्स में अगर डिग्री क्या है, मेरी डिग्री 4 है, 6 है, 8 है, मतलब बड़ी पावर्स के लिए क्या करना है, उसके लिए हम डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। उससे बहुत इजीली मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी आपकी। और अगर ए नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू बहुत इजीली निकल जाती है वहाँ से। तो डिफरेंशिएशन आपका चैप्टर जब आप पढ़ लोगे, तो जब ये ऐसे क्वेश्चन 12th क्लास में आपसे पूछे जाएंगे बाद में, या फिर डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में हो सकते हैं कि इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जो भी है के, तो वहाँ बहुत इजीली आप निकाल लोगे। अलजेब्रा से क्या करना है, अलजेब्रा के लिए अगर पावर 2 वाला आएगा तो फिलहाल अलजेब्रा से ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वरना इसको भी हम डिफरेंशिएशन से करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। तो सिंपल सा है, अगर पावर ऑड है, ठीक है, डिग्री ऑड है, तो उसकी रेंज आर होगी। अगर डिग्री इवन है तो ए पे डिपेंड करेगा। अगर ए पॉजिटिव है तो डिग्री के से लेके इन्फिनिटी तक, अगर ए नेगेटिव है तो डिग्री माइनस इन्फिनिटी से के तक। यहाँ पर के इसकी मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर के इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अगर पावर 2 है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इस मेथड से निकालेंगे, होल स्क्वायर बना के, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। लेकिन अगर उससे ज़्यादा पावर है तो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे, उससे बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाती है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना आना चाहिए आपको बस। इट इज़ क्लियर।